नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त देश के अंदर तीन तरह की विचारधारा वाली राजनीतिक पार्टियां काम कर रही है। एक वो पार्टियां जो कि मुस्लिम केंद्रित सेकुलर पार्टियां कही जाती है, यानी सेकुलरिज्म की बात करेगी लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करेगी। दूसरी पार्टियां वो है जो कि हिंदूवादी सेकुलर पार्टियां है। ये पार्टी भी हिंदुत्व की बात करती है लेकिन सेकुलरिज्म है, सबका विकास सबका साथ की बात ही होती है। ये हिंदुत्ववादी सेकुलर पार्टियां हैं। एक मुस्लिमवादी सेकुलर पार्टियां हैं जिसमें विपक्ष की कई पार्टियां शामिल हैं जो सेकुलरिज्म की बात तो करती है लेकिन सेकुलरिज्म के आधार पर केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल हो या कम्युनिस्ट पार्टियां हो, ये सारी पार्टियां वो है जो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है। दूसरी तरफ ये सेकुलर पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी भी है, इनकी सहयोगी पार्टियां भी है, लेकिन इन पार्टियों का आधार मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं है बल्कि हिंदुत्व की बात करते हुए सेकुलरिज्म की बात करती है कि सेकुलर होने का मतलब ये नहीं है कि आप मुसलमानों को खुली छूट दे और हिंदुओं के अधिकारों को छीनते जाए, उसे इतना कमजोर कर दें कि आगे के कुछ सालों के बाद वो भूल जाए कि सत्ता में हमारी भी भागीदारी हो। क्योंकि ये लोग तो बार बार कहते हैं अल्पसंख्यकों को सत्ता में भी सबसे ज्यादा भागीदारी, संसाधन में भी सबसे ज्यादा भागीदारी और फिर सामाजिक स्थितियों में भी सबसे ज्यादा भागीदारी इन्हीं की होनी चाहिए। लेकिन एक तीसरी पार्टी भी आजकल उभर कर सामने आ गई है जो 1947 से पहले हुआ करती थी, जिस तरह की पार्टी और जिसने पाकिस्तान बनवाया, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, यानी कि भारत के टुकड़े किए, उस तरह की पार्टी फिर से आ गई है। उसकी विचारधारा वही है, जिन्नावादी विचारधारा वाली पार्टी, और यह है इस्लामिक पार्टियां, मुस्लिम पार्टियां जो केवल मुसलमानों का वोट चाहती है। उसे हिंदुओं से लेना देना नहीं है, उसे क्रिश्चियनों से लेना देना नहीं है, उसे किसी और धर्म से, मजहब से लेना देना ही नहीं है। वो केवल मुसलमानों की बात करती है। मुस्लिम पार्टियां हैं और वो मुस्लिम लीग जो कि जिन्ना की मुस्लिम लीग थी उसी विचारधारा पर आगे बढ़ रही है और ऐसे 13 पार्टियों पर बैन लगाने की बात चल रही है। ये मुस्लिम पार्टियां जो कि केरल से चलते हुए असम तक फैली हुई है, ये सारी पार्टियां केवल मुसलमानों के वोट पर आधारित है। इसे कोई लेना देना नहीं है कि हिंदुओं का वोट हमें मिलेगा कि नहीं, इसलिए आक्रामकता ज्यादा रहती है। हिंदुओं को अपमानित करने की कोशिश, हिंदुओं को चैलेंज करने की कोशिश। मुस्लिमों के लिए यह हमेशा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने के लिए तैयार। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी बिना किसी वायसनेस के भी अगर किसी मुसलमान के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो ये वायस्ड कह देते हैं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की शरण लेते हैं। इसमें केरल में अगर देखें तो एक पार्टी है मुस्लिम लीग और वहीं एक दूसरी पार्टी भी है एसडीपीआई जो पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है। वो केरल में भी है, कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी है और नॉर्थ ईस्ट के कुछ क्षेत्रों में भी है। कई और जगहों पर भी ये चुनाव लड़ती है लेकिन प्रेजेंस कम है क्योंकि इसका पॉलिटिकल एक्टिविटी भी थोड़े कमजोर है। पीएफआई की पॉलिटिकल विंग, तो पीएफआई का पॉलिटिकल एक्टिविटी तो कमजोर थी लेकिन तो उसका आतंकी नेटवर्क बहुत बड़ा था। उसने मुसलमानों के दिमाग को ऐसे भ्रमित किया, जब चाहे कहीं दंगा पैदा कर दे, जब चाहे कहीं हंगामा खड़ा कर दे। इसलिए एसडीपीआई पॉलिटिकली ज्यादा मजबूत नहीं हो पाया क्योंकि पीएफआई पर बैन लग चुका है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी तो है, चुनाव लड़ती है और यह पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिसको मुसलमानों के अलावा किसी और से लेना देना नहीं है। इसलिए ये एसडीपीआई और मुस्लिम लीग जो साउथ इंडिया में अपना प्रेजेंस ज्यादा रखती है, ये दोनों ही पार्टियां केवल इस्लामिक पार्टी है, मुस्लिम पार्टी है। इन पर बैन लगाने की बात चल रही है कि केवल मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करना और मुसलमानों की बात करते हुए एक आक्रामक रुख अपनाना, यानी अलगाववाद की भावना पैदा करना, हिंदुस्तान के अंदर फिर से वही जिन्ना वाली मानसिकता। इसके चुनाव लड़ने पर बैन तो लगना चाहिए। उससे आगे बढ़े तो फिर हैदराबाद में एक और इस्लामिक पार्टी है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में, ये दोनों जगह पर चुनाव लड़ने वाली, केवल मुस्लिम बहुल इलाकों में
और अब धीरे धीरे ये पार्टी नॉर्थ इंडिया में भी अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ती है। भले ही कुछ राज्यों में सफलता मिली, कुछ राज्यों में सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ी है और कहीं और सफलता मिलने की संभावना बढ़ी है, और वो है मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा जो कहे जाते हैं अभी, ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, उसी की पार्टी AIMIM हैदराबाद से सांसद है। और फिर महाराष्ट्र में भी एक औरंगाबाद से सीट जीती थी पिछली बार लोकसभा में, एक और सांसद बन गया था। लेकिन अब धीरे धीरे महाराष्ट्र में कमजोर हुआ तो बिहार तक पहुंच गया, बिहार में भी विधानसभा की 4 सीटें जीत कर ले आई। बंगाल में भी चुनाव लड़ा, भले ही बंगाल में कुछ हो नहीं पाया, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी आक्रामक है, यहां पर भी चुनाव लड़ने के लिए जी जान से जोर लगा रहा। मुस्लिम बहुल इलाकों में ये अपने लोगों को ऐसे दिखा रहा जैसे कि मुसलमान को अगर कुछ भी अधिकार मिल गए, 10-11 विधायक मिल गए, जो ये शौकत अली जैसे नेता ओवैसी की पार्टी का ये उत्तर प्रदेश में कहता हमें तो 11 सीटें दिलवा कर दिखा दो उत्तर प्रदेश में, फिर तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करने वाले के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, उत्तर प्रदेश की पुलिस का इनकाउंटर करेंगे, ऐसी धमकियां देता है। तो ये एक इस्लामिक पार्टी वहां भी है जो कि अब धीरे धीरे राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना देख रहा है कि तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, ये 2 स्टेट में तो थोड़ी स्थिति अच्छी है, महाराष्ट्र में प्रेजेंस बढ़ा लेंगे, उत्तर प्रदेश में 10-5 सीटें जीत लेंगे, बिहार में जीत ही चुके हैं, तो फिर राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिल जाएगी। दिल्ली में बंगला, दिल्ली में ऑफिसेस मिलेंगे और एक नेशनल पार्टी बनेगी जो कि केवल मुसलमानों की पार्टी है। ये 1947 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि इस्लामिक पार्टी नेशनल पार्टी बन गई है। इन पर बैन लगाने की बात तो होनी चाहिए, लेकिन उससे आगे बढ़े तो कुछ और जगहों पर, ये उत्तर प्रदेश में भी है कई इस्लामिक पार्टियां, पीस पार्टी जैसी, लेकिन यहां पर कोई आधार नहीं बना पाया, मजबूत नहीं हो पाए, इसलिए इन लोगों की औकात कमजोर रही। पश्चिम बंगाल में पहली बार एक इस्लामिक पार्टी बनाया हुमायूं कबीर, और 1 सीट जीतकर भी आया, ऐसा नहीं है कि जीता नहीं है, और धीरे धीरे वो अपना प्रसार बढ़ा रहा है। इसलिए ये अलग अलग जगहों के जो 13 से ज्यादा इस्लामिक पार्टियां हैं, मुस्लिम पार्टियां हैं, इसके चुनाव लड़ने पर बैन लगाने की बात चली थी, सुप्रीम कोर्ट में भी बहस हुई, लेकिन अभी उस कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा कि तुम्हारा संविधान क्या है। जिस भी पार्टी के साथ अगर जुड़ा हुआ है मजहब का शब्द, जाति का शब्द, तो उस पार्टी के चुनाव लड़ने पर बैन लगाना चाहिए। ये सारी पार्टियां अपने साथ लगभग मुसलमान शब्द जोड़कर रखता है, कुछ पार्टियां अपने नाम से मुस्लिम शब्द हटा चुका है, लेकिन मुस्लिम लीग हो, SDPI के बाद ये AIMIM, ये सारी पार्टियां अपने साथ मुस्लिम शब्द लगा के रखता है, और इसलिए इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी है। लेकिन इससे ही बड़ी बात, इन लोगों के किलेबंदी को तोड़ने के लिए एक पैनल बना है, और वो है डेमोग्राफिक पैनल, जिसे अमित शाह ने घोषित किया। और ये अवधारणा प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2025 को हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन के लिए कहा था कि इस्लामिक किलेबंदी जिस तरीके से हो रही है, कुछ राज्यों में कुछ ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव भी नहीं लड़ सकती क्योंकि मुसलमान इन्हें वोट देता नहीं है, और इसलिए कुछ राज्यों में ऐसे हैं जहां 70% एक ही डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम आबादी है। यह डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल चुका है, इसलिए इसके ऊपर तो कोई न कोई पैनल बनानी ही पड़ेगी। और पीएम मोदी ने कहा था हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन शुरू करना पड़ेगा। अमित शाह इसके लिए तैयारी कर रहे थे, और फिर गृह मंत्रालय के फॉरेनर्स विंग के तरफ से, जिनके ज्वाइंट सेक्रेटरी इस पूरे मिशन को देख रहे हैं, उन्होंने एक पैनल घोषित किया जिसमें रिटायर्ड जज हैं प्रकाश नावलेकर, जो कि इसे लीड करेंगे। इसमें एक रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं दुर्गा शंकर मिश्रा, फिर एक IPS अधिकारी भी रखे गए हैं यानी बालाजी श्रीवास्तव, और फिर इनके साथ एक अर्थशास्त्री भी रखे गए हैं, इकोनॉमिस्ट, ताकि ये देख सकें कि ये जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है इसका पॉलिटिकल असर क्या होता है और इकोनॉमिक असर क्या होता है। क्योंकि पूरे देश में देखा जाए तो इस्लामिक पार्टियां उभरी ही इसी कारण से है, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं, लगभग 83 ऐसे क्षेत्र हैं जहां मुस्लिम आबादी
40% से ऊपर है। 40% से ऊपर मुस्लिम आबादी वाले 83 संसदीय क्षेत्र है लोकसभा के अंदर। और उन जगहों में से कुछ तो ऐसे हैं जो 70% से ज्यादा हैं, वहां मुसलमान के अलावा कोई जीत ही नहीं सकता, वो स्थिति बन गई है। अगर बॉर्डर स्टेट की बात करें तो वहां पश्चिम बंगाल में देखिए मुर्शिदाबाद, मालदा, उसके बाद उत्तरी दिनाजपुर, ये वो क्षेत्र हैं जहां मुसलमानों का कब्जा है। असम में धुबरी, बारपेटा, ये वो क्षेत्र हैं जहां बदरुद्दीन अजमल वो जीत कर आता है और वो बांग्लादेशियों का रहनुमा। ये वो क्षेत्र हैं त्रिपुरा के क्षेत्र में, कुछ ऐसे बिहार में देखा जाए किशनगंज में 68-70% मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र, जहां पर मुसलमान ही जीत सकता है, कोई और जीत ही नहीं सकता। ये मेवात का रीजन, ये उत्तर प्रदेश में कुछ जगह, अभी संभल में जो नया सर्वे आया था कि संभल जनपद में तो छोड़ दीजिए, शहर संभल जो है वहां पर 85% मुसलमान हैं। मुजफ्फरनगर देख लीजिए, रामपुर देख लीजिए, आजमगढ़ देख लीजिए, ये एक दो नहीं, कई ऐसे उत्तर प्रदेश में क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम आबादी 50% से ऊपर है और वहां मुसलमानों की संभावना 80% होती है जीतने की। उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी कुछ क्षेत्र है जिसके ऊपर बार बार यह सवाल उठाया गया था कि देखिए कैसे एक क्षेत्र से 90% वोट कांग्रेस को मिला लोकसभा क्षेत्र में, ये विधानसभा सेगमेंट की बात की जा रही थी और इसी के कारण वहां पर कांग्रेस की जीत हो गई, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को केवल 5% वोट मिले, क्योंकि पूरे मुस्लिम बहुल इलाका। और उसी तरीके से ये तेलंगाना में, तमिलनाडु में, केरल में जाकर देखिए, केरल का तो पूरा एक रीजन ही है मलप्पुरम का, वहां पर तो मुस्लिम आबादी, कासरगोड में, वायनाड में जहां से ये राहुल गांधी लड़े थे, अभी प्रियंका वाड्रा सांसद है, उन जगहों पर तो कोई और जीत ही नहीं सकता। मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करो या फिर मुस्लिम पार्टी हो, यानी वहां पर कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन है तो कांग्रेस भी मुस्लिम पार्टी ही है। और इसीलिए इन क्षेत्रों का डेमोग्राफी जो बदला है, किस कारण से बदला, कैसे वहां पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ाने में किसकी भूमिका थी, क्या बाहरी लोग आकर बढ़ाए या फिर इंडिजिनस तरीके से बढ़ा है तो दूसरे क्षेत्र से आकर वहां पर बसा, यानी कि किशनगंज से अररिया के लोग, दरभंगा के लोग भी बसे, बंगाल से आकर भी बसे, वो देखना है, तरीके डेवलप करना है और उसके बाद डिलिमिटेशन, यानी कि ये जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है उसको टुकड़े में बांटो। कहीं भी किसी भी लोकसभा क्षेत्र में 25-30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के वोटिंग का ट्रैक रहा है, यही पैटर्न रहा है, निगेटिव वोटिंग। ये टैक्टिकल वोटिंग करते हैं, निगेटिव तरीके से वोटिंग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। और ऐसे स्थिति में देखना पड़ेगा कि कोई भी जाति विशेष, धर्म के अंदर के वर्ग, कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं है जो मुसलमानों की तरह केवल टारगेटेड वोट करता है कि भारतीय जनता पार्टी को, या किसी पार्टी के लिए कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है कि टारगेटेड करता है नहीं हमें कांग्रेस को ही हराना है, सपा को ही हराना है, बसपा को ही हराना है, उस तरह की वोटिंग करे। लेकिन ये करता है तो इसकी जनसंख्या कहीं भी केंद्रित नहीं होनी चाहिए। इसलिए हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन की बात जो प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, उसके इंप्लीमेंटेशन शुरू हो चुके हैं। और ये 5 सदस्यीय पैनल, जिसमें रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, इकोनॉमिस्ट, रिटायर्ड जज और उनके साथ इन लोगों को बैकअप देने के लिए पूरी टीम और फॉरेनर्स डिपार्टमेंट के ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये सारे लोग मिलकर अब ये 1 साल के अंदर रिपोर्ट देना है। 2027 में ये रिपोर्ट सबमिट करनी है और उसके बाद इन जगहों पर कार्रवाई भी होगी। इसलिए अमित शाह थोड़ा ज्यादा एक्टिव हैं इस मामले को लेकर, और घुसपैठिए भाग तो रहे हैं, लेकिन यहां पर जो घुसपैठिए इकट्ठा हो रहा है, यानी वो घुसपैठिया जो कि 200 साल पहले आया था, कन्वर्ट हुआ था, इनको भारत से लेना देना नहीं बल्कि एक मजहब से लेना देना है। इसलिए इनके खिलाफ भी कार्रवाई की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।